नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बड़ी खबर और अहम खबर का रुख करेंगे। वो है भोपाल से मिल रही है। भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नहीं थम रही है। अब तकरीबन 45 से 50 नए मामले और सामने आने की बात सामने आई है। शहर के नए हॉटस्पॉट बाणगंगा इलाके से 4 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। गोविंदपुरा, इतवारा, बुधवारा, जहांगीराबाद, यहां से भी मरीज मिले हैं। मछली बाजार से भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, लगातार संक्रमण का ग्राफ शहर में बढ़ता ही जा रहा है और बात अगर राजधानी भोपाल की करते हैं तो आज फिर 50 नए मामले सामने आए हैं। और खास बात यह है कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और अभी तक की कांटेक्ट हिस्ट्री जो तलाशी जा रही थी उसमें फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन के आधार पर ही ये सारे मरीज पॉजिटिव निकल करके आए हैं। यानी इनका सीधा संक्रमण जो कोरोना पॉजिटिव मरीज था उनसे जाकर के हुआ है और ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से अब स्प्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हॉटस्पॉट जोन है वहां तो कम्युनिटी स्प्रेड दिखाई दे ही रहा है, लेकिन जो अब शहर के अन्य जगह है, जो नए नए क्षेत्र हैं, वहां से भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो चुकी है, मछली बाजार से भी अब एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसी क्षेत्र से आई थी और फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन के आधार पर ही जो शख्सियत अभी कोरोना पॉजिटिव निकली है उसकी टेस्टिंग की गई थी और रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। यानी कि अनलॉक फेज 1 में अब लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं और नए मामले भी नए क्षेत्रों से निकल के आ रहे हैं। जहां पर हॉटस्पॉट जोन पहले से घोषित था, कंटेनमेंट क्षेत्र पहले से घोषित था, वहां तो ये चेन टूटती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो संक्रमण की रफ्तार है वो थोड़ी ढीली जरूर पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में रोजाना मामले निकल रहे थे अब वो संख्या थोड़ी सी घटती हुई हॉटस्पॉट जोनों में दिखी है। लेकिन नए क्षेत्र में जिस तरीके से नए पॉजिटिव मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। और लगातार अब हॉटस्पॉट जोनों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी पूरी फोकसिंग है प्रशासन की कि यहाँ पर भी संक्रमण के मामले बढ़े नहीं और किसी तरह से कंट्रोल किए जाएं, क्योंकि जब से अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हुई है संक्रमण बढ़ने के चांसेस बहुत हाई रिस्क पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कौन सा व्यक्ति इन्फेक्टेड है ये भी पता नहीं चलेगा और आपके पास में आकर के वो खड़ा हो जाएगा और बिल्कुल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये डर इस बात का भी है कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ चले जाएंगे। हालांकि जिम्मेदार नहीं मानते हैं, वो एक क्लस्टर शब्द लेकर आए हैं, क्लस्टर ट्रांसमिशन है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका। तो कोरोना का आंकड़ा अपडेट हो गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें, शुरुआत में जब हम जानकारी दे रहे थे तब हमने बताया कि तकरीबन 45 से ज़्यादा मामले आए हैं और अब पूजा ने यह साफ किया है कि 50 कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले सामने आए हैं। परेशान करने वाली बात। खबर बालोद से, जहां क्वारंटाइन सेंटर में हंगामे का पूरा मामला है। 6 प्रवासी मजदूरों ने शराब पीकर मारपीट कर ली। डोंडी ब्लॉक के गोटुलमुड़ा में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां का ये मामला है। इसकी जानकारी प्रशासन को लगी और उसके बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची है। क्वारंटीन में जो युवक रह रहे हैं, जिन्हें रखा गया है, बाकी के जो युवक हैं उनसे बातचीत की जा रही है, बयान उनके लिए जा रहे हैं। बालोद का ये पूरा मामला, क्वारंटीन सेंटर में ये हंगामे का पूरा मामला है। 6 प्रवासी मजदूर हैं, उन्होंने शराब पीकर मारपीट की है, इस तरीके की बात निकलकर सामने आई है। बालोद के डोंडी ब्लॉक के गोटुलमुड़ा में जो क्वारंटीन सेंटर है वहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। मामले की जानकारी प्रशासन को दे दी गई है। प्रशासन की एक टीम भी पहुंच चुकी है। युवकों के बयान लिए जा रहे हैं, बातचीत उनसे की जा रही है, पूछताछ, एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, पूछताछ उनसे की जा रही है कि आखिर क्वारंटीन सेंटर में ये कैसे हुआ, शराब वहाँ कैसे पहुँच गई और शराब पीकर हंगामे का ये मामला। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर बन रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर रोका गया है, क्वारंटीन उन्हें किया गया है और इसके बाद उन्हें अपने घरों के लिए, अपने गाँव के लिए रवाना किया जाना है। उससे पहले ये हंगामे की तस्वीर सामने आई है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्वारंटीन सेंटर में शराब कैसे पहुंच गई, शराब का सेवन भी हो गया, मजदूरों ने हंगामा भी मचा दिया। ये कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का घटनाक्रम नहीं है, ये पूरे दिन का घटनाक्रम है और ये कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल बनेगा। खबर कोरबा से, जहां कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ आंदोलन किया गया। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनी है। अभी आंदोलन किया नहीं गया है, रणनीति बनी है। श्रमिक संगठनों ने आंदोलन को लेकर रूपरेखा बना ली है। 10 और 11 जून को यह आंदोलन प्रस्तावित है। 10 जून को होगा जुलूस, धरना और मीटिंग।
कोल इंडिया के जो श्रमिक हैं वो ये कर रहे हैं। 11 जून को श्रमिक संगठन काला दिवस भी मनाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये पूरा आंदोलन होगा। बड़ा अपडेट आपको देते हैं कोरबा से। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ आंदोलन की रणनीति श्रमिक संगठनों ने बना ली है। 10 और 11 जून को यह आंदोलन प्रस्तावित है। 10 जून को धरना, मीटिंग, जुलूस और 11 जून को मनाया जाएगा काला दिवस। आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करेंगे। उद्योगपति अपनी लग्जरी कारों को छोड़कर कंधे पर लैपटॉप टांगकर बैलगाड़ी से फैक्ट्री पहुंचे। ये भी अजीब है। दरअसल पालदा औद्योगिक इलाके की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बारिश की वजह से सड़कों पर कीचड़ है, गड्ढा हो गया है और फैक्ट्री पहुंचने वाले उद्योगपतियों ने ऐसी सड़कों के खिलाफ ये अनोखा प्रदर्शन किया है। ये उद्योगपति पिछले कई साल से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन के दौरान ये उद्योगपति कोरोना से बचने के लिए जो नियम बने हैं उनकी धज्जियां भी उड़ाते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क गले में लटकते हुए नजर आए और सबसे अच्छी बात ये नजर आई कि इन उद्योगपतियों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। ठीक है, सड़क की मांग अपनी जगह है, पर इस खबर का दूसरा पहलू ये भी है कि कम से कम इसी बहाने उद्योगपतियों को ये तो पता चला कि बैलगाड़ी नामक एक सवारी होती है और बैलगाड़ी नामक सवारी में बैठकर कच्चे रास्तों पर, कीचड़ भरी सड़कों पर कैसे चला जाता है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी खबर बताएं विस्तार से। बिल्कुल, देखिए पालदा औद्योगिक क्षेत्र का मामला है जहां उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियों में जाना चाह रहे थे, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे सड़कों में थे और कीचड़ भरा हुआ था, इसलिए इन्होंने बैलगाड़ी का सहारा लिया। लेकिन ये इतने बड़े उद्योगपति हैं और इन लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, ना ही इन्होंने कोई मास्क पहन रखे थे, जबकि कोरोना का संकट काल चल रहा है। ऐसे में संक्रमण फैल सकता है, ऐसे में इनको मास्क पहनने चाहिए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था, या एक एक करके ही बैलगाड़ी से जा सकते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे खड़े हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए सड़क की, तो 9 साल से सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन ये सड़क नहीं बनी है। यही कारण है कि इनको अपनी फैक्ट्रियों तक जाने में काफी तकलीफ होती है। बड़े बड़े गड्ढे है और इनको ये भी लग रहा होगा कि इनकी जो ऑडी और BMW जैसी मर्सिडीज जैसी कारें हैं वो कीचड़ में खराब हो जाए, शायद इसलिए भी ये इस गाड़ी से गए हैं। उन्होंने ये वैसे अपने आप में अद्भुत है। लंबे अरसे बाद कई शायद दशक भी अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं, उसके बाद ऐसी तस्वीर आती है कि ऑडी में बैठने वाला बैलगाड़ी की सवारी करे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। उद्योगपतियों को आपने प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा। तमाम तरह के पति जो होते हैं वो करते हैं, पर उद्योगपति सड़कों पर बैलगाड़ी चलाए तो बात तो है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, बड़ा अपडेट आपको दे दें। भारत चीन आर्मी कमांडरों की बैठक हुई है। सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में ये बैठक हुई है, ऐसा कहना है MEA का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। गतिरोध हल करने के लिए बातचीत होती रहेगी। मिलिट्री स्तर पर बातचीत जारी रखी जाएगी। ये भी कहा गया है सीमा पर गतिरोध दूर करने पर दोनों देश सहमत हैं। दोनों देश गतिरोध को जल्द हल करने के लिए सहमत हैं। विदेश मंत्रालय ने ये तमाम जानकारियां दी हैं। तो भारत और चीन के आर्मी कमांडरों के बीच बैठक हुई है और हमने लगातार अपडेट रखा। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर, सबसे बड़े नेटवर्क पर रक्षा मंत्री ने ये बात कही थी कि 6 जून को एक अहम बैठक होगी। 6 जून के बाद भी बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं। आज भी एक अहम बैठक हुई, भारत चीन आर्मी कमांडरों की बैठक, और दोनों ही देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द गतिरोध, दोनों देशों के अधिकारी चाहते हैं कि गतिरोध दूर हो जाए। गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत होती रहेगी। मिलिट्री के स्तर पर बातचीत लगातार जारी रखी जाएगी और जल्द इसे हल कर लिया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है विदेश मंत्रालय की तरफ से। गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत होती रहेगी। भारत चीन आर्मी कमांडरों की बैठक, सीमा पर तनाव की खबरें लगातार दिखाई गई हैं और चीनी सैनिक किस तरीके से उल्लंघन करते हैं। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, बैठक हुई और क्या कुछ इसमें निकल कर आया है, सिवाय इसके कि गतिरोध हल कर लिया जाएगा, बातचीत जारी रखेंगे, और क्या कुछ कॉन्क्रीट है हमारे दर्शकों के लिए? सर ललित, आपको बता दें कि बातचीत कल हुई है दोनों देशों के बीच में कोर कमांडर लेवल पे, और ये बातचीत करीब 5 घंटे चली है।
लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे बातचीत जारी रखी जानी चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाना चाहिए। इस बात पर दोनों देशों की सहमति बनी है। ये इस बात पर भी सहमति बनी है कि जल्द से जल्द इसको हल किया जाना चाहिए। तो कहीं कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बातचीत हुई है और दोनों देशों ने ये तय किया है कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए और सौहार्द बनाए रखने के लिए 2 लेवल पे बातचीत जारी रहेगी, जिसमें एक मिलिट्री लेवल पे बातचीत जारी रहेगी और दूसरा डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक स्तर पर भी आगे बातचीत जारी रहेगी। जिससे कुल मिला के कहा जा सकता है कि हालांकि तुरंत गतिरोध का हल तो नहीं हुआ कल की बैठक से, लेकिन ये जरूर तय हुआ है कि दोनों देश इस बात से सहमत हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बातचीत जारी रखी जानी चाहिए। जी जी, क्या भारत की तरफ से ये बात रखी गई सकारात्मक सख्ती के साथ कि शांति एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से होनी चाहिए, जैसा कि कल आपने जिक्र भी किया था कि हम अपने मुद्दों को बहुत ठोस तरीके से चीनी जो डिप्लोमेट्स हैं या अधिकारी हैं उनके सामने रखेंगे? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेके आधिकारिक रूप से जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें इस बात का स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं है कि भारत का क्या रवैया रहा, चीन का क्या रवैया रहा, लेकिन इस बात का जरूर जिक्र है कि दोनों देश ये मानते हैं कि भारत और चीन के संबंधों के बेहतरी के लिए जरूरी है कि सीमा पर शांति और सौहार्द बना रहे। कुल मिला के जो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की पहले की मुलाकातों में भी ये सामने आया है कि जो गतिरोध है वो विवाद ना बने और जो ओवरऑल जो रिलेशनशिप है भारत और चाइना के बीच में, उसके लिए जरूरी है कि सीमा पर लगातार शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे। इसके लिए कल भी जो चर्चा हुई है, कल भी जो बैठक हुई है, इस बात पर जोर दिया गया है कि बातचीत के जरिए ही और शांतिपूर्ण तरीके से ही इसका हल किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि चीन की तरफ से हालांकि इस पर स्टेटमेंट नहीं आया है, चीन का इस पर क्या रवैया है इसके थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन भारत ये साफ कर चुका है, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें साफ है कि दोनों देश आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल इमीडिएट इसका कोई हल कल की बैठक में नहीं निकला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने समझाया कि किस तरीके से पूरी बातचीत हुई है। खबर रायपुर से, नगर निगम में जोन अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। राजधानी के 10 जोन के लिए अध्यक्ष चुने जाने हैं, अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुने जाने हैं अध्यक्ष। 11 जून को ये जो चुनाव है ये 11 जून को हो सकता है। अभी तक ये बात निकलकर सामने आई है। महापौर है एजाज ढेबर, उन्होंने 2 नामों का एक पैनल बनाकर संगठन के पास भेज दिया है। निगम के पार्षद जोन का अध्यक्ष चुनेंगे। खबर रायपुर से, प्रयास और एकलव्य विद्यालय की परीक्षा तिथि बदल दी गई है। प्रयास विद्यालय में 9वीं में प्रवेश के लिए 24 जून को परीक्षा होगी और एकलव्य विद्यालय में 6वीं में प्रवेश के लिए 26 जून को परीक्षा रखी गई है। पहले 9 और 11 जून को ये परीक्षाएं होनी थी, एंट्रेंस एग्जाम आप इसे कह सकते हैं विद्यालयों का। तो पहले 9 और 11 जून को ये परीक्षाएं होनी थी, लेकिन अब उनकी तिथि बदल दी गई है। आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। ये सरकारी हैं दोनों विद्यालय, सरकार इन्हें संचालित करती है, प्रयास और एकलव्य। और दोपहर 12 बजे जरूर देखिएगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नेटवर्क 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ। और ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में 57 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। अलग अलग सेंटर से इन्हें डिस्चार्ज किया गया है और वहीं कोरोना संक्रमण के कारण 2 मरीजों की मौत भी हुई है, लेकिन 57 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को, बेरहम कोरोना को मात दे दी है। और कुछ और खबरें तेज रफ्तार से, 24 सीटों पर उपचुनाव की कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। कमलनाथ की कोर कमेटी ने मोर्चा संभाल लिया है। कमेटी में पूर्व विधानसभा स्पीकर प्रजापति को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। चर्चा में है पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे, फेसबुक पोस्ट पर लिखा, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, समंदर हूं लौटकर जरूर आऊंगा।
बीजेपी के टिकट पर सांची से लड़ चुके हैं चुनाव। पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से हार गए थे चुनाव। इस बार प्रभुराम चौधरी बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच भारत कोरोना वायरस पीड़ितों के मामले में इटली से आगे निकल गया है। बढ़ते आंकड़ों और खतरों को लेकर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार को घेरा। पटवारी और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जबकि गरीब भूखों मर रहा है। रायपुर एम्स के सीनियर डॉक्टर समेत 4 स्टाफ कोरोना की चपेट में आ गए हैं। लैब टेक्नीशियन, स्टाफ और एक स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाया गया। इंदौर में कमजोर हो रहा कोरोना। पिछले 5 दिन से लगातार घट रहे मरीज। पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 27 कोरोना संक्रमित। अब कुल संक्रमण के मामले इंदौर में 3749 तक पहुंच चुके हैं। स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 2400 के करीब। अब तक 2390 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। श्योपुर में कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर हो गई है 40। अब तक 2 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। बुरहानपुर में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 359। खरगोन में कोरोना के 8 नए मरीज पाए गए। इसके बाद जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 184 से बढ़कर 192 हो गया है। जिले में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सुकमा के दोरनापाल नगर पंचायत में एक व्यक्ति की होम क्वारंटाइन में मौत। डॉक्टर्स ने हाई शुगर और बीपी को मौत की वजह बताया। राजगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले फिर बढ़ गए हैं। 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 25। अब तक 5 इनमें से स्वस्थ हो चुके हैं। बालोद में क्वारंटाइन सेंटर में मारपीट। 6 प्रवासी मजदूरों ने शराब पीकर किया हंगामा। कुछ दिन पहले कर्नाटक से आए थे मजदूर। सीधी के लालता चौक पर भाजपा सांसद रीति पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण चौहान और महिला मोर्चा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को मास्क और साबुन बांटा। अमृतसर स्पेशल ट्रेन से 1798 श्रमिक सकुशल पहुंचे जांजगीर चांपा। सभी को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। छत्तीसगढ़ में कल से खुलेंगे सार्वजनिक पार्क और उद्यान, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। केवल बाहरी खेल गतिविधियों को अनुमति। छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल खोलने और संचालन की अनुमति अभी सरकार ने दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक आगे समीक्षा के बाद अनुमति दी जाएगी। और बड़ी खबर राजगढ़ से। पूर्व विधायक पर एफआईआर हुई है। पूर्व कांग्रेस के विधायक हैं गिरीश भंडारी, इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने अश्लील फोटो पोस्ट कर दी थी। इससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। गिरीश भंडारी के मोबाइल नंबर से पोस्ट की गई हैं अश्लील तस्वीरें। संजय सिंह सिसोदिया ने थाने में लिखित शिकायत की और गिरीश भंडारी कह रहे हैं कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल हैक हो गया और उसके बाद ये पोस्ट हो गई है। नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। जब भी कोई गलत चीज सोशल मीडिया में आती है तो नेताओं की तरफ से यही कहा जाता है कि उनका फोन हैक हो गया था। तो पूर्व कांग्रेस के विधायक हैं गिरीश और उनके खिलाफ ये मामला है पूरा। पूर्व विधायक गिरीश भंडारी, इन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फोटो पोस्ट करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। गिरीश भंडारी के मोबाइल नंबर से ही ये तस्वीरें पोस्ट की गई हैं, अश्लील तस्वीरें। संजय सिंह सिसोदिया ने थाने में लिखित शिकायत भी की है। और इधर गिरीश भंडारी का कहना है कि उनका तो मोबाइल हैक हो गया था, लेकिन कोई है जो उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। संजय सिंह सिसोदिया जिन्होंने शिकायत इस बात की लिखाई है, पूर्व विधायक गिरीश भंडारी पर एफआईआर दर्ज की गई है गलत पोस्टिंग को लेकर। पूर्व विधायक ने इस बात को लेकर सफाई भी दी है कि उन्हें साजिश के खिलाफ फंसाया जा रहा है।
पूर्व कांग्रेस विधायक गिरीश भंडारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।